कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन पे ये एग्जांपल है। सॉलिड ग्लास स्फीयर के भीतर एक दिख रहा है एयर बबल, उसका इमेज कहाँ बनेगा पूछा गया। तो सॉल्व करते वक्त हमने डिसाइड किया कि एयर ऑब्जर्वर की आंखों तक जाएगा, एयर बबल से निकल के लाइट रेज ऑब्जर्वर की आंखों तक जाएगा। कर्व सरफेस पे इंसिडेंट रे पहले ग्लास में दिख रहा है, मींस म्यू आई होगा म्यू ग्लास, म्यू आर होगा एयर। और हम लोग सॉल्व करते वक्त जो जानते हैं फॉर्मूला म्यू आर बाई वी माइनस म्यू आई बाई यू, म्यू आर माइनस म्यू आई बाई आर यूज करते हैं। म्यू आर के लिए देखते हैं 1 बाई वी माइनस 3/2 अपॉन 24 माइनस के साथ इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2 अपॉन माइनस 20 रेडियस के लिए 1 बाई वी माइनस माइनस प्लस 1/16 equals to minus 1/2 minus minus plus 1/40 तो 1/v आ गया 1/40 minus 1/16 80 2 minus 5 minus 3/80 v का वैल्यू आ गया -80 सेंटीमीटर। -80 सेंटीमीटर का मतलब कहां पर बनने वाला होगा इमेज? ये इस लेफ्ट साइड में यहां कहीं बनेगा इमेज, इमेज आई। जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है एयर बबल उसका इमेज कहां बन रहा है? 80 सेंटीमीटर पे। कहां से? पोल से। पोल से ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड। हाँ बताइए सर। v की वैल्यू सर इसमें -80/3 नहीं आएगी? ओ 3 छूट रहा है, सॉरी -80/3। तो -80/3 करेंगे तब तो ये 24 तो ये दिख रहा है 25 75 यहाँ कहीं आ जाएगा 80/3। यहाँ कहीं आ जाएगा और उसका लेंथ हो जाएगा 80/3। यहाँ बन जाएगा इमेज आई। ये म्यू आई म्यू आर लेना समझ में आ रहा है आप लोगों के? म्यू आई म्यू आर लेना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, प्लस माइनस ध्यान रखना। और यदि ऐसा कर पाएंगे तो हम लोग बड़े आराम से रिजल्ट देख सकते हैं आएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। आप ये सोचो ऐसा ही एक स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर में यहाँ रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर और ये 18 सेंटीमीटर पे हम देख रहे हैं एयर बबल। मतलब एक है एयर बबल और यहाँ है ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर कहाँ एयर बबल का इमेज देखेगा ये आपसे पूछा गया। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ image of the air bubble. Find out position of image of the air bubble. तो देखो इसके पहला रास्ता, रेज कहां से कहां जाएगा? एयर से एयर बबल से ऑब्जर्वर की आंखों तक। तो इसका मतलब म्यू आई जो है वो है ग्लास में और ये ग्लास का हेमिस्फीयर है क्या? हेमिस्फेरिकल
glass hemisphere, solid hemisphere of glass, और उसमें है ये एयर बबल। म्यू ग्लास आपको लिखना होगा तो 3/2 गिवन में मान लीजिए। अब पहला मेथड देखिए, आपके दिमाग में है म्यू आर बाई बी माइनस म्यू आई बाई यू, म्यू आर माइनस म्यू आई बाई आर। तो आप कहोगे कि सर आप इसको कर्व क्यों कहते हो, ये तो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन है। तो मैं कहूंगा कि हर एक प्लेन एक कर्व है जिसका रेडियस इनफाइनाइट है। तो सर क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल? तो मैं कहूंगा हाँ, परफेक्ट एप्लीकेबल। तो म्यू आर दैट इज 1/v माइनस म्यू ग्लास बाई यू इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू आई बाई इनफाइनाइट। ये तो हो गया 0। तो 1/v हो गया म्यू ग्लास बाई यू, और यहां से सॉल्व करते हैं v हो गया u बाई म्यू ग्लास। और हमने यहाँ देखा u का वैल्यू 18 साइन के साथ रखिएगा तो चलो -18, और ग्लास म्यू ग्लास रखेंगे तो 3/2 -12 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ कहीं इमेज बन गया होगा लेफ्ट साइड में 12 सेंटीमीटर। और आप में से कुछ बच्चों को याद आएगा कि इसमें मेथड 2 में हमने कहा था प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन apparent depth equals to actual upon mu। एक्चुअल है 18/3/2, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तब भी यही दिखेगा आपको 12 सेंटीमीटर पे इमेज। तो प्लेन सरफेस होने पे आपके दो रास्ते आ गए, और दूसरा रास्ता जो है वो कंफ्यूजिंग होता है कई बार। तो आप बेहतर है कि कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन ही अप्लाई कर दो। यदि दोनों तरफ मीडियम हो जाएगा तो फिर वो परेशानी में पड़ जाते हैं बच्चे। तो ऐसे केस जो मैं कहता हूँ रिस्क ही मत लो, आप कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन अप्लाई करो, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आप ज्यादा कर लो। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन, उस पर भरोसा करो कि वो सही रिजल्ट देगा ही देगा। तो ये आइडिया क्लियर है कि कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन के टाइम पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा ये जो पॉइंट चल रहा है ना, इसमें परेशानी आती है कि 2 बार यदि रिफ्रैक्शन हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट कौन इमेज। मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे, और ये ग्लास स्फीयर है, ग्लास सॉलिड स्फीयर। रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जर्वर इधर है। आपको बताना है वो का फाइनल इमेज कहां बनेगा। फाइंड फाइनल इमेज पोजीशन आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन। 2 बार रिफ्रैक्शन होगा ना, एक लेफ्ट सरफेस पे एक राइट सरफेस पे, और चूंकि ये ग्लास स्फीयर है तो म्यूजी आपके पास अवेलेबल है 3/2। तो सॉल्व करते वक्त कहानी पकाए बिना सीधे लिख रहा हूं फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्रैक्शन के लिए देखो, ये म्यू आई, ये म्यू आर, ये P1। तो म्यू आर 3/2 अपॉन V1 माइनस म्यू आई दैट इज 1/u माइनस 60 इक्वल्स टू म्यू आर 3/2 माइनस म्यू आई दैट इज 1
अपॉन रेडियस प्लस 20. 3/2 V1 equals to 1/40 minus 1/60 V1 आ गया 3 into 120/2 180 सेंटीमीटर. कैलकुलेशन आराम से देख लीजिए एक बार. तो V1 जब 180 आ गया, इसका मतलब ये तो चला गया पीछे इस सरफेस से इधर कहीं. यहां मैंने मान लिया कि यही होगा 1. अब यदि मैं एनालिसिस करना चाहता हूं P2 के लिए, एक सेकेंड, ये प्लस में आया है या माइनस में आया है? सॉरी, प्लस में आया है तो फिर इधर नहीं, आगे लेके चलेंगे. 60 ये है और 20 40 ये 100 180 माने आगे कहीं बन रहा है इमेज. यहां कहीं पहला इमेज बन रहा है इस जगह पे I1. और यहां पर यदि इमेज बन रहा है, ये पोल P2 से इसका डिस्टेंस यदि देखना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से कितना हटा दूं? 180 में से 60 हटा दो, फिर 40 हटा दो, तो ये 80 हो गया. दूसरे सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट, दूसरे सरफेस के लिए ये म्यू आई, ये म्यू आर. और अब आप लिख रहे हैं फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन. सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए म्यू आई म्यू आर सर आपने कैसे डिसाइड किया? अरे भाई, सेकेंड सरफेस पे रेज आई किधर से? लेफ्ट से, और निकल के गई किधर? राइट. सर ऑब्जेक्ट तो राइट साइड दिख रहा है. भाई ऑब्जेक्ट राइट साइड है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा I1. क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग रेज है सरफेस पे इवेंट से पहले. तो आप म्यू आई किसे कहोगे? ग्लास को. और म्यू आर किसे कहोगे? तो एयर को. तो 1/v माइनस 3/2 अपॉन, ध्यान से देखना, +80 क्योंकि राइट साइड है ऑब्जेक्ट, I1 है अब ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के लिए, इक्वल्स टू म्यू आर. कौन सा म्यू आर हो गया 1 माइनस म्यू आई दैट इज 3/2 अपॉन -20. 1/v माइनस 3/160 इक्वल्स टू माइनस प्लस 1/40. 1/v 1/40 प्लस 3/160. देखें शायद 160 ही एलसीएम आ जाए. 160 4 + 3 v हो गया 160/7. (22.89) टाइप होगा. 22.9 मैं कह दे रहा हूं. v है सेंटीमीटर, और प्लस होने का मतलब फाइनल इमेज ये I2 यहाँ बन गया. सर रे डायग्राम बनाओगे? वो बेकार का काम है रे डायग्राम. फिर भी बड़ा मन करे तो बना सकते हैं. हाँ, सर कुछ वहाँ पे 180 - 40 नहीं होना चाहिए था सिर्फ? यस सर. फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर सर जो 180 I1 की डिस्टेंस 40 है होना उसमें चाहिए था आपने ना सिर्फ? 60 के माइनस करो. हाँ, बच्चा सही बोल रहा है, सही कह रहे हो तुम. 180 में से केवल 40 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 180 कहाँ से डिस्टेंस है? तो P1 से डिस्टेंस होगा. पहले सरफेस से जो इमेज बना है उसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाएगा? P1 से. सही कह रहे हो आप लोग. तो यहाँ जो माइनस हम कर रहे होंगे, वो माइनस करके जो डिस्टेंस हम बता रहे होंगे नया वाला, वो कैसे लिखेंगे? ये वाला डिस्टेंस जिसे U2 कह सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 40 दैट इज 140. और यदि ये 140 होगा तो 140 कहाँ यूज कर रहे थे हम लोग? U के लिए. 3/2 अपॉन क्या कर देंगे?
प्लस 140, 3/2 अपॉन प्लस 140, तो ये हो जाएगा 280। 280, 3/280, नीचे 280, 7 + 3 न्यूमरेटर में आ गया, 1/28, 1/v हो गया, v का वैल्यू हो गया प्लस 28 cm। इसका मतलब फाइनल इमेज जो बन रहा होगा ये 28 cm पे बन रहा होगा। ओके, ये जो होता है ना कि 2 बार रिफ्रैक्शन हो और वो हम समझने लगे, ऐसा यदि आप कर सकते हैं मतलब सही डायरेक्शन में। वो ऐसा होने पर जनरली एक गलती होता है म्यू आई म्यू आर ढूंढने में, और दूसरा गलती होता है कि आप पहले तो P1 से देख रहे थे डिस्टेंस, अब सारा डिस्टेंस हम ये देख रहे होंगे P2 से, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। यदि शिफ्ट मैं याद दिलाऊं, μ1 ये है 2 और थिकनेस है इसका T1, और दूसरा एक एलिमेंट है μ2 ये है 3 और इसका थिकनेस देख रहे हैं हम लोग T3 24, और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट और यहाँ है ऑब्जर्वर। इस एग्जांपल में हमें बताना है, इमेज तो बनेगा फाइनल, ये जो शिफ्ट होगा ना टोटल ये कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ शिफ्ट जब हम बात कर रहे होंगे तो शिफ्ट के लिए एस नेट किसके बराबर होगा, S1 + S2। S1 कैसे लिखोगे, T1 ब्रैकेट में 1 - 1/μ1, T1 दैट इज 12, 1 - 1/2, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। S2 देखो, T2 ब्रैकेट में 1 - 1/μ2, ये हो गया 24 ब्रैकेट में 1 - 1/3, 24 × 2/3, 16 सेंटीमीटर। तो S नेट कितना हो गया, S1 + S2, 6 + 16, 22 सेंटीमीटर। S1 + S2, 6 + 16, 22 सेंटीमीटर। ये सिंपल एक शिफ्ट का आइडिया आपके सामने फिर से रखा है। और पैरेलल साइडेड ग्लास प्लेट के कारण जो शिफ्ट होगा वो उस डायरेक्शन में होता है, रेज निकल करके एक तरफ से दूसरी तरफ तो जाएगी, तो रेज जिस डायरेक्शन में जा रही होती है शिफ्ट उसी डायरेक्शन में देखने को हमें मिलता है। तो इसका मीनिंग है कि यदि कोई पैरेलल साइडेड ग्लास प्लेट हो और किसी ऑब्जेक्ट के सामने रखा हो, तो ऑब्जेक्ट से रेज निकल के ग्लास प्लेट की तरफ जा रही है और प्लेट को क्रॉस करके दूसरी तरफ गई, तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट होके ग्लास प्लेट के नजदीक जाएगा। तो जैसे अभी शिफ्ट होकर के कहां गई है, ग्लास प्लेट के नजदीक। तो ये जो शिफ्ट हम देखेंगे ना, 2 कैटेगरी के हैं। अगले पेज पे इन्हें देखें और याद रखें। हेडिंग आप चाहें तो दे दें, शिफ्ट ड्यू टू पैरेलल साइडेड ग्लास प्लेट। एक संभावना क्या बन रही होती है कि ये ऑब्जेक्ट है और ऐसी रेज इससे निकल करके जा रही है, तो यहां जब आएगी रेज तो ये
हल्का सा डेविएट होगी, ये थोड़ा दूर लेता हूं तो डेविएशन समझाना पॉसिबल हो पाएगा। हे राम, ये रेस टुवार्ड्स नॉर्मल आती है थोड़ा सा, और फिर टुवार्ड्स, अब ये नॉर्मल जाने पर ये आप देखेंगे ये शिफ्ट होकर के जो आता है रे डायग्राम में, ये कहीं यहां शिफ्ट होके आता है। तो रे डायग्राम के चक्कर में मत पड़िए, आप तो ये ध्यान रखिए रे जाग जिधर रही थी उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना है। तो कम से कम ये शिफ्ट का डायरेक्शन देखिए, उस पर महसूस करिए, वो याद रखिए। यदि ये थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो शिफ्ट टी ब्रैकेट में 1 - 1 बाय म्यू। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइट रे जो आ रही हो वो कन्वर्ज होने के लिए आ रही। अब लाइट रे के जाने का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स राइट। तो अब जो शिफ्ट हमें मिलने वाला है वो उसी डायरेक्शन में मिलेगा। शिफ्ट फॉर्मूला वही रहेगा, S इक्वल्स टू T ब्रैकेट में 1 - 1 बाय म्यू। T ब्रैकेट में 1 - 1 बाय म्यू। ये रे डायग्राम आपको समझना हो तो एक बार और मैं बड़ा डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करूंगा। पहले यहाँ नोट करके एटलीस्ट इसे याद कर जाइए कि रे जिधर जाएगी ना उस तरफ शिफ्ट होगा। आपको ये रे डायग्राम में कोशिश करता हूं यहाँ ऐसे इस पे दिखे कि मान लो कोई रेज ऐसे जा रही होती है ना, ऐसे, ये सीधे तो यहाँ नहीं जाएगी। दोनों जगहों पे आप नॉर्मल देखेंगे ड्रॉ होता, एक तो यहाँ नॉर्मल बनाओ, तो ये रेज जो आ रही थी वो उसने अपना रास्ता बदला, नॉर्मल की तरफ आई, वहां फिर से नॉर्मल बनाओ। और यहाँ जो रेज आएगी दूसरे सरफेस पे वो पुराने वाले रास्ते के पैरेलल जाएगी, पुराने वाले रेज के ओरिजिनल रास्ता जो है उसके पैरेलल जाएगी। और वहां से पीछे आप बढ़ाएंगे तो जहां कहीं वो कट कर रहा है पीछे बढ़ाने पे वहां वो इमेज बन रहा है। तो यदि आपको ये समझ में आए तो खुशी की बात, और नहीं आए तो घबराना नहीं है। केवल ये ध्यान रखना है रेज जिधर जाएगी उधर शिफ्ट होगा पैरेलल साइडेड ग्लास प्लेट के कारण। और शिफ्ट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं तो बहुत अच्छी तरह याद रख लीजिए, शिफ्ट लिखते हैं T ब्रैकेट में 1 - 1 बाय म्यू। शिफ्ट नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। म्यू जो आप रखेंगे सामने कोई डेंसर मीडियम ही है, ठीक ना, तब ऐसा ही सीन रहेगा। और आपको यदि ज्यादा कंफ्यूजन हो तो मैंने क्या समझाया था, कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन यूज कर लीजिए। आपको भरोसा ना हो कि मेरा रिजल्ट मेरा सही देगा तो 2 बार कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन, दोनों बार रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, म्यू आई म्यू आर अक्लमंदी से चुन लीजिए, डिटेल तो वही है। ओके, इसको कहां आईआईटी या कहां जनरली मिक्स किया जाता है इसे समझिए। जैसे आप देख रहे हैं एक मिरर, सर लेंस से मिरर पे क्यों चले आते हो आप? आईआईटी नहीं कहता है किस चैप्टर का क्वेश्चन, कुछ भी मिक्स कर सकता है कभी। 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है,
और एक 6 सेंटीमीटर थिकनेस का ग्लास प्लेट है सामने, और आपसे कहा जाता है कि ये ये 17 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है। कितने सेंटीमीटर पे? 17 सेंटीमीटर पे। आपको बताना है इसका फाइनल इमेज कहां बनेगा। Find position of final image. Find position of final image of object O. अच्छा, अब यह सोचिए यहाँ पर है कौन कौन घटनाएं। तो एक तो इवेंट है जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि ग्लास प्लेट से लाइट रे गुजर रही है। सही है, एक बार और सोचिए थोड़ा सा। लाइट रे ग्लास प्लेट से गुजर रही है। उसके बाद मिरर अपनी ताकत दिखाएगा। उसके बाद लाइट रे फिर ग्लास प्लेट से गुजर रही है, वो मिस कर रहे हो। तो सबसे पहले रे डायग्राम में मत उलझो आप तो सॉल्व करते वक्त ये सोचो कि जब आप मिरर देख रहे हैं और ग्लास प्लेट देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट का पहला इमेज I1 यहाँ बना। कितना शिफ्ट हुआ? t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। t कितना? 6। 1 माइनस 1 बाई 3 बाई 2। 6। 1 माइनस 2 बाई 3। 6। 1 बाई 3। दैट इज 2 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया 15 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा u। किसके लिए? मिरर के लिए। तो मिरर के लिए क्या लिखने वाले हो आप? 1 बाई v प्लस 1 बाई u इक्वल्स टू 1 बाई f। 1 बाई v प्लस 1 बाई माइनस 15, 1 बाई माइनस 10, और v आ गया माइनस 30 सेंटीमीटर। मतलब अब जो इमेज बन रहा होगा वो यहां कहीं बन रहा होगा I2। मिरर ने बनाया है इमेज। ये हो गया v, ये हो गया v। अब मुझे बताइए, क्या ग्लास प्लेट अपनी ताकत फिर नहीं दिखाएगा? अब रेस किधर से किधर आ रही है? राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, ग्लास प्लेट से गुजरते हुए। तो ये शिफ्ट किधर होगा? लेफ्ट में। और कितना सेंटीमीटर? तो 2 सेंटीमीटर जब शिफ्ट होगा तो अब यहां बन जाएगा फाइनल I3, फाइनल इमेज। ये कितना सेंटीमीटर हो गया? यहां से देखेंगे यहां तक, ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो हम क्या कह देंगे? फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, फाइनल इमेज will be formed at 32 centimeter from the mirror in front of it.
तो अब आपको क्या लगता है कि 12 लाख बच्चे इतना पेशेंस रखते हैं? तो नहीं, शुरू के 50,000 बच्चे इतना पेशेंस रख पाते, उनमें से 5,000 बच्चे सही सलामत काम करते हैं एग्जाम के टाइम पे टेंशन के कारण। तो है तो बड़ा आसान ना। कौन सा रे डायग्राम बनाया? मैंने तो कोई रे डायग्राम नहीं बनाया, केवल मैंने सोचा कि पहले रे लेफ्ट गई, फिर सोचा पहले रे, फिर वापस आई, फिर सोचा, फिर से शिफ्ट हुआ। यदि आपको लग रहा हो कि ये समझ में आया है तो बड़ी खुशी की बात। सर आपने ये नहीं बताया कि प्लेट मिरर से कितनी दूरी पे है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी दूरी पे, 2 बार तो रे गुजरेगी। सर मैंने आंखों को यदि मिरर और प्लेट के बीच में डाल दिया, अरे भाई रे को पहले गुजरने तो दोगे प्लेट से, कि नहीं सर मैं रास्ते में कैच कर लूं ना, ऐसा मत कर। तो गुजरने दो रेस, अपने आप 2 बार इवेंट दिखेगा, 3 इवेंट हो गया। एक बार प्लेट से गुजरना, एक बार मिरर का काम होगा, फिर एक बार प्लेट का काम होगा। फिर से देखिए, आपके सामने एक कन्वेक्स मिरर है और यहाँ 12 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 6 सेंटीमीटर थिकनेस का ग्लास का प्लेट सामने। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज of object O shown. Find out position of final image of object O shown. सोचना ये है हमें कि ये घटनाएं क्या क्या होंगी, रे कितनी बार गुजरेंगी, कहां से गुजरेंगी। एक बार प्लेट से गुजरेंगी, फिर मिरर अपना काम करेगा और रिफ्लेक्शन के बाद रे को कहां से गुजरना पड़ेगा, फिर से प्लेट से, फिर से एक बार प्लेट अपना काम करेगा। अब इस आइडिया पे आप बढ़िए आगे, कोई रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं सर मैं तो बनाओ रे डायग्राम, मैं नहीं बनाऊं। सोचते हैं प्लेट ने क्या किया होगा सॉल्व करते वक्त, शिफ्ट कितना, t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू सॉल्व करके देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया I1। अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, मिरर के लिए। तो मिरर के लिए ये U कितना हो गया, 12 में से 2 हटा लिया, 10 सेंटीमीटर। अब मिरर क्या करेगा, 1 बाई V प्लस 1 बाई U, 1 बाई F, 1 बाई V प्लस 1 बाई U, U 10, हाँ माइनस के साथ, और 1 बाई प्लस 10, 1 बाई V 2 बाई 20, 1 बाई 10, 2 बाई 10, 2 बाई 10, 1 बाई 5। फिर से लिख देता हूँ, 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10 इक्वल्स टू 2 बाई 10, V हो गया प्लस 5। अच्छा आप ध्यान देना, I2 यहां बन गया 5 सेंटीमीटर पे, और रेज अब किधर जा रही है, राइट से लेफ्ट। किधर जा रही है रेज, तो किधर शिफ्ट होना चाहिए, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। और शिफ्ट कितना होगा, ग्लास प्लेट के कारण, t इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई म्यू, 2 सेंटीमीटर। तो अब बताओ फाइनल इमेज I3 कहां पर बन जाएगा, I3 ये हो गया फाइनल। आप 5 में से 2 हटा लो, कितना सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर पे। अब ये माइन्यूट थिंकिंग यदि आप रखें और बिना रे डायग्राम के उसे फील करें,
कि रे पहले गई राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट और बाद में आ रही है राइट से लेफ्ट। तो पहले शिफ्ट हुआ लेफ्ट से राइट और बाद में शिफ्ट होगा राइट से लेफ्ट। जिन लोगों को ये दिख रहा है हैंड राइज करें प्लीज, इवेंट दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, वेट कर लो बालक, वेट कर लो बालक। तुम कहाँ से देख रहे हो? आई की तरफ वो जगह है उधर ही ना अपना आंख रखोगे। तुम कहाँ होगे खड़े? प्लेट के और मिरर के बीच में जाके खड़े हो गए? कहाँ होगे खड़े? तो तुम्हारे आंखों ओ पे क्यों, ओ की तरफ कहीं भी तुम्हारे आंखों पे रेज आएगी, कहाँ से आएगी? मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्लेट से गुजरने के बिना आ सकती है। तो तुम वो सोचो ना, क्यों इधर उधर आंख लेके चले जाते? वहां रहो, ऑब्जेक्ट के आसपास, उधर आएगी रेस तो दिखेगा इमेज भी। ठीक है, तो 2 बार घटना होगी। नहीं सर मैं तो ऐसे जगह खड़ा होऊंगा कि प्लेट से लाइट को गुजरने ही नहीं दूंगा। तो भाई ये क्वेश्चन ही क्यों पूछ रहा है? बिना प्लेट का पूछ लेता क्वेश्चन। यदि ये बातें समझ में आ गई तो एक काम और हो गया, एक लेवल और ऊपर आप आ गए। यहाँ एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए, मैथमेटिक्स मिक्स होके, थोड़ा सा मिक्स, ज्यादा नहीं। एक चिड़िया है, बर्ड। मैं इससे बढ़िया वर्ड नहीं बना सकता, ये आर को चिड़िया समझिए। और ये है यहाँ एक मछली। मछली है 24 सेंटीमीटर डेप्थ में पानी में, और म्यू दिया गया है 4/3। और ये मछली जो है वो चिड़िया की तरफ जा रही है। कितनी स्पीड से? ये 6 सेंटीमीटर, छोड़ो सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही। सर मुझे क्या बताना है? आपको बताना है फाइंड आउट वेलोसिटी of the fish observed by the bird. Velocity of fish observed by the bird. बहुत बढ़िया। तो पहले मुझे ये बताओ कि बर्ड को यहाँ फिश दिखने वाला है या कुछ ऊपर? तो ये हो गया apparent depth, apparent position। बात समझ में आई? और ये मैं कह देता हूं हाइट h। ये मैं कह देता हूं बर्ड का पोजीशन टॉप वाले सरफेस से y। तो ये जो apparent पोजीशन होगा वो होगा y/μ। यदि आपके समझ में आ जाए तो खुशी की बात, y/μ। apparent depth 24 इक्वल्स टू y लिखा है, तो समझ जाओ ना क्या है एक्चुअल डेप्थ है y। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ apparent position of fish with respect to the bird इक्वल्स टू r इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, h प्लस y/μ। यदि ऐसा ठीक है तो apparent पोजीशन ये है, apparent वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dr/dt। मैथमेटिक्स के तो आप धाकर स्टूडेंट अब हो गए आप लोग। तो h प्लस y/μ, डिफरेंशिएशन दोनों का सोचो, बाई dt। तो बताओ क्या h बदल रहा है? क्या h बदल रहा है?
कहो कि नहीं सर एच तो नहीं बदल रहा, हाइट तो फिक्स है, बर्ड कहीं नहीं जा रही है। और बताओ क्या y बदल रहा है? हाँ सर y तो बदल रहा है। तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? तो घट रहा है। कितने स्पीड से घट रहा है? तो -6 मीटर पर सेकेंड। माइनस किस लिए? घट रहा है इसलिए। बढ़ रहा होता y, dy/dt के लिए लिखते +6। अब ये कितना हो गया? -18/4 -9/2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका एपियरेंट वेलोसिटी, यही है रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ा सा ऑप्टिक्स मिक्स हो गया है। सर मुझे थोड़ा और मजेदार क्वेश्चन बताओ। एक काम करो, बर्ड को भी चलने के लिए स्वतंत्र कर दो। सर मुझे थोड़ा और मजेदार क्वेश्चन बताओ। एक काम करो, वो पानी का बर्तन फोड़ दो नीचे से, थोड़ा पानी का लेवल भी कम होने दो। सर और मजेदार, अरे हो गया यार, हो गया। अब एक ही मजेदार है, जो वेजिटेरियन हो वो मछली को ले जाके तालाब में डालो, जो नॉन वेजिटेरियन हो अब सोचो क्या करना। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे होगा ये मैंने आपको बताया। अब सोचो यदि बर्ड भी मूवमेंट में हो, सोचो बर्ड भी मूवमेंट में हो, तो dh/dt का 0 करोगे? तो dh/dt पॉजिटिव कब लिखोगे? बर्ड ऊपर जा रही है। dh/dt का वैल्यू नेगेटिव में कब रख दोगे? बर्ड नीचे आ रही है। बर्तन फोड़ने पर क्या होगा, रहस्य है। चलो देखते हैं एक और एग्जांपल। अच्छा पिछला वाला पेज नोट कर लो। यहां पर आप तुरंत में सोचो, यदि बर्ड नीचे आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, ये है बर्ड और यही है ऑब्जर्वर, मैं क्लियर कर दूं, और ये था फिश। इसका स्पीड में बदल रहा हूं, ध्यान से देखना। ये 8 मीटर पर सेकेंड और ये पानी भरा हुआ बर्तन, ऑब्जेक्ट, और इसका जो डेप्थ है एक्चुअल डेप्थ दिया गया है 48 सेंटीमीटर। अरे दिया ही नहीं गया, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसका कोई यूज ही नहीं है। आपको बताना है इस एग्जांपल में बताना है फाइंड apparent position of apparent velocity of fish, find apparent velocity of the fish। तो सबसे पहला काम करते हैं, apparent position of fish with respect to bird या for bird, पहले ये सोच लेते हैं। ये r इक्वल्स टू, देखो ये मैंने मान लिया h, ये मैंने मान लिया y, h प्लस y बाई म्यू वाला आइडिया क्लियर है। अब apparent वेलोसिटी देखना है। apparent वेलोसिटी का मतलब हो गया dr/dt, का मतलब हो गया dh/dt प्लस 1/μ dy/dt। dh/dt के बदले क्या रख दोगे? -4 मीटर पर सेकेंड। सर आपने माइनस क्यों रखा? अकल लगाओ थोड़ा सा। इसलिए माइनस रखा क्योंकि h कम हो रहा है। dy/dt के बदले क्या रखने वाले हो सर? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, -8। सर ये -8 क्यों रख दिया आपने? ये भी कम हो रहा है y का लेंथ मछली के चलने से।
-4, -6, -10 मीटर पर सेकेंड हो गया अपीरेंट वेलोसिटी। अच्छा, माइनस क्या बता रहा है कि बर्ड को ऐसा लगेगा कि फिश उसके नजदीक आ रही है, और यदि प्लस होता तो बर्ड को ऐसा लगता जैसे फिश उससे दूर जा रही है। क्या ये बात क्लियर है? बर्ड को अभी ऐसा लग रहा है कि वो बर्ड और फिश के बीच का जो अपीरेंट डिस्टेंस है वो कम हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। अपीरेंट वेलोसिटी का आइडिया मिल गया आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। यहां इस आइडिया को एक बार और देख ले जल्दी में। ये जो है फिश का स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से देखना। फिश पानी के वाटर के बाहर आने के कारण ये पानी का लेवल नीचे आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, और एक जो बर्ड है ऑब्जर्वर वो ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। और आपको बताना है इस एग्जांपल में फाइंड apparent velocity of fish। हाँ, वाटर निकलने के कारण लेवल कम हो रही है। अब यदि इसे आप सॉल्व करने की सोचेंगे तो पहले ये h देखो और ये y देखो, और कहानी वहीं से शुरू कर लो। रिक्वायर्ड वेलोसिटी इक्वल्स टू dr by dt इक्वल्स टू dh by dt प्लस 1 by mu dy by dt। यदि ये सारी बातें दिमाग में आ गई तो dh by dt क्या लिखेंगे वो समझदारी से बताओ, और dr by dt क्या लिखेंगे, dy by dt क्या लिखेंगे वो भी समझदारी से बताओ। तो बताइए, h बढ़ते हुए देख रहे हो या घटते हुए देख रहे हो? सर बढ़ते हुए। 2 + 1 2 के कारण भी बढ़ रहा है और पानी के नीचे आने के कारण भी बढ़ रहा है। चेक करो, बर्ड के ऊपर जाने के कारण भी बढ़ रहा है वो h, तो +2, और पानी के नीचे जाने के कारण भी बढ़ रहा है y h, तो +1, तो दोनों प्लस। यदि किसी एक के कारण घटता किसी एक के कारण बढ़ता तो जिसके कारण घटता वो माइनस लिखते, जिसके कारण बढ़ता प्लस लिखते। वो विजन डेवलप करो, बढ़ना घटना। आगे पुटअप करो, मछली के ऊपर जाने के कारण कम हो रहा है और पानी के नीचे आने के कारण भी y कम हो रही है, y में दोनों माइनस, -3 -1, तो कितना हो गया ये? आगे बढ़िए, 3 + -4/3, 3 - 3, हे राम, 0। मतलब अपीरेंट वेलोसिटी हो गया 0। बर्ड को ऐसा लगेगा जैसे मछली अपना पोजीशन इस मोमेंट पे चेंज नहीं कर रही। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। ये नजरिया आपके पास यदि आए तो ये देखने का एक तरीका है। यदि इस तरीके से आप देखते हैं तो इवेंट आसान है। बहुत को ये बढ़ना और घटना नहीं समझ में आता। सबसे आसान काम यही है, बढ़ना और घटना। जब आप dy by dt कहते हैं तो y किसके कारण बढ़ा किसके कारण घटा? दोनों किनारे हैं, एक तो मछली का सिरा और एक हो गया पानी। पानी का लेवल नीचे आएगा तो y घट रहा है, h बढ़ रहा है। यदि एक नल डाल दें, बर्तन में पानी भरने लगे, पानी का सिरा ऊपर जाने लगे तो h कम होने लगेगा और y बढ़ने लगेगा पानी के लेवल के कारण। तो वो वेलोसिटी कहाँ क्या यूज करें ये आपके खुद का सोचने का तरीका होना चाहिए। एक बार फिर से चिड़िया उड़ा है, चलो देखते हैं।
देखो यहाँ बर्ड, लेकिन आज ये बर्ड जो है अब ऑब्जर्वर नहीं है। अब मैंने ऑब्जर्वर किसे बनाया है? इस फिश को। और ये जो फिश है ये है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यदि ये बर्ड है तो इमेज किसका आप देखने वाले हो? बर्ड का इमेज, इमेज ऑफ बर्ड। वो याद रखिए कैसे लिखते थे, म्यू एच हो जाता था। दूर भगाना है तो म्यू से मल्टीप्लाई करते थे, नहीं तो कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला निकाल करके भी देखिएगा क्या होता है, उससे पता चल जाएगा ये म्यू एच। और अब मुझे बताइए, जब आप लिखेंगे अपीयरेंट पोजीशन ऑफ द बर्ड with respect to the face equals to r equals to mu h plus y। सर ऐसे कैसे लिख दिया? अरे लिख क्या दिया, देखो तो ध्यान से। और इस बार बर्ड का तो स्पीड मैंने दिया ही नहीं। एक बार एक काम करो, स्पीड तो मैंने लिखा कहाँ था, अब लिख देता हूँ। ये चिड़िया ऊपर जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड से, और ये बर्ड भी ऊपर, फिश भी ऊपर जाते हुए देख रहे हैं 8 मीटर पर सेकेंड से, और पानी को नीचे आते देख रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड से, और म्यू का वैल्यू है 4/3, और बर्ड का 16 मीटर पर सेकेंड कर दो स्पीड, 16 मीटर पर सेकेंड, ज्यादा स्पीड से उड़ रही। ये सारा गिवन है अपने पास। तो आपको जब अपेरेंट वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे? अपेरेंट वेलोसिटी जैसे ही ये आप सोचोगे तो आपके मन में आएगा dr/dt, और ये हो जाएगा म्यू टाइम्स dh/dt प्लस, ये म्यू टाइम्स कर रहे हैं ना, तो वो 16 के बदले 6 ही कर दो, 6 करने पे ही कैल्सिन होना आसान रहेगा, dh/dt, और साथ में कौन आ रहा है? dy/dt। चलिए अब आराम से सोचिएगा यार, 6 से भी नहीं काम चलेगा। ठीक है, अब 10 हो गया, 3 से कटेगा नहीं। अब जो लिख दिया ठीक है, 8 कर लेंगे तो बढ़िया है। कर दें क्या? तू भी कर सकते थे। बर्ड के ऊपर जाने का स्पीड 8 रखा है, जिससे आपके कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आया ना वो अच्छा है, और कोई खास बात नहीं है। आपने जिससे बना लिया है उससे टिके रहिए। यहाँ आगे यदि हम लोग बढ़ रहे हैं तो पहले म्यू का वैल्यू रख देते हैं 4/3। dh/dt में h किसके कारण बढ़ रहा है? 8 के कारण, और पानी के नीचे जाने के कारण भी, तो +8 +4। और y के बारे में क्या देख रहे हैं? कम हो रहा है, -8 -4। तो ये 4/3 इंटू 12 -12, 16 -12, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। और पॉजिटिव आने का मतलब मछली को ऐसा लगेगा कि चिड़िया उससे दूर जा रही है, कितने स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो ये सारे क्वेश्चन एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो एक ही जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं सब। तो सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस एक ही जैसे सॉल्व कर रहे हैं आप। यहां तक में कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। एक आप एक मछली को ग्लास बॉल में देख रहे हैं, एक किनारे से ये
रेडियस ऑफ कर्वेचर इस ग्लास बॉल का जो है हेमिस्फेरिकल है और आर दिया गया है मान लो 20 सेंटीमीटर। मछली का पोजीशन यहां से दिखा दिया गया है 60 सेंटीमीटर। मछली का स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड और म्यू दिया गया है पानी का 4/3। फाइंड आउट apparent velocity of the fish। apparent velocity of the fish आपसे पूछा गया, तो आप चौक पड़ोगे कि सर ये तो थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ना ना, वो तो प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन था, तब तो apparent कह देते थे एक्चुअल बाय म्यू। कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन है तो आप तो एक्सपर्ट हैं, तुरंत लिख डालेंगे म्यू आर बाय वी माइनस म्यू आई बाय यू, म्यू आर माइनस म्यू आई बाय आर। और यदि ऐसा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/v माइनस 4/3/u इक्वल्स टू 1 माइनस 4/3 अपॉन आर। यहां लिखने के बाद अगला लाइन, ये डाटा मत रखिए, ऐसे सोचिए, एक बार डाटा रख के भी काम कर लीजिए। हमें हो सकता है कि यू का काम पड़े या भी का काम पड़े, तो कैलकुलेट कर लीजिए। यू के बदले क्या रख दूं बताइए, और इसके बदले क्या रख दूं? यू के बदले रख दिया -60 और आर के बदले -20। तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/80 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1/60 4/80। अरे 3 20 से 60 हो गया। नहीं नहीं, तुम सही कह रही हो, तुम सही कह रही हो। वो 4 15 15 15 चौके 60, 15 3 45, 1/45 होगा, 1/45। और वो हो गया माइनस माइनस प्लस 20 3 60, ये हो गया 1/v इक्वल्स टू हो गया 1/60 माइनस 1/45, 69 90 120 करें, 180 करना पड़ेगा। एलसीएम में मैं ले रहा हूं 180, चेक करो ना, आई थिंक आ जाएगा काम। 3 माइनस 4 माइनस 1/180, तो v का वैल्यू हो गया 180 माइनस के साथ। सर इतना क्यों किया आपने? अरे यार मैंने बस ऐसे ही पता कर लिया, कहाँ ही बता। तो सर ऐसे ही तो नहीं करते, एक काम करो, पहला जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, म्यू आर बाय वी माइनस म्यू आई बाय यू इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू आई बाय आर विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो लेफ्ट साइड में आ गया -1/v², साथ में म्यू आर और dv/dt, माइनस माइनस प्लस 1/u², साथ में म्यू आई du/dt इक्वल्स टू क्या हो गया 0। सिंपल डिफरेंशिएशन और कुछ खास नहीं। हमें चाहिए क्या? dv/dt। तो dv/dt कितना हो जाएगा? v²/u², म्यू आई बाय म्यू आर और साथ में dt। अब सारे डाटा हैं हमारे पास, -180/60 होल स्क्वायर
म्यू आई हो गया 4/3, म्यू आर हो गया 1 और du बाई डी टी आ गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 12। यदि देखो du बाई डी टी दो तरह से सोचते हैं, वाई u को कम होने के हिसाब से या टुवार्ड्स राइट की तरफ डायरेक्शन को प्लस मान के। यदि टुवार्ड्स राइट की तरफ डायरेक्शन को प्लस मान के सोच रहे होंगे तो ऐसे प्लस लिख दिया, और नहीं तो साइन में मत उलझो, अमाउंट तो एटलीस्ट बता दो पहले। अमाउंट यदि बताना चाहते हैं तब भी हमने +12 में ये 12 लिख दिया है इनटू। अब जब ये सारे डाटा आ गए तो चेक करिए ना, कुछ कटपिट हो रहा होगा। 144 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा सा ये दिखाया कि मिक्सअप कर सकते हैं इस तरह से, और क्वेश्चन बदल जाता है, क्वेश्चन कुछ डिफरेंट आपके सामने आ जाता है। यदि इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहे हो आपके दिमाग में तो बताएं प्लीज। ओके, यहां तक पहुंच गए? वी का काम पड़ गया हमें। एक छोटा सा कंसेप्ट लिख लीजिए, मैग्निफिकेशन इन कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन, कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन। अब मिरर में मैग्निफिकेशन हमने देखे, लेंस में भी वैसा ही कुछ फॉर्मूला है हमारे पास। ये कर्व्ड सरफेस का तो नहीं कोई चर्चा किया हमने अभी, तो मैं अभी भी कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। देखिए आपके सामने ये P AB और यहां कहीं इमेज बन रहा होगा, तो नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है दैट इज I। दूसरी तरफ जो ये जाएगा तो नॉर्मल, अरे अनडू का कोई ऑप्शन है क्या, पता नहीं। ये आपने रेज आते देखा, ए बी ऑब्जेक्ट, ये रेज ऐसे और ऐसे आके ऐसे जा रही होगी नॉर्मल की तरफ मुड़ के। मान लो यहाँ इमेज बना, मान लो कहीं तो बनेगा। ये A डैश B डैश, हाइट ऑफ इमेज I, इधर एंगल दिख रहा है I और इधर एंगल दिख रहा है R। बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन I या म्यू I, इधर मान लो वाटर होता, कोई और मीडियम होता, इधर जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू I, इधर जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू R। तो म्यू I साइन I इक्वल्स टू म्यू R साइन R using a small angle approximation, using a small angle approximation, mu I into I equals to mu R into R
mu I into 10I equals to mu R into 10R. Mu I into 10I, height of object by AP. Mu R 10R, height of image by A dash P. यहां से देख रहे हैं height of image upon height of object, height of image upon height of object, mu I by mu R, height of A dash P by AP. यही हो गया मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. म्यू आई बाय म्यू आर यहां दिख रहा है प्लस v माइनस u, माइनस ऑफ म्यू आई इंटू v अपॉन म्यू आर, म्यू आई इंटू v म्यू आर इंटू u. इसको एक बार ऐसे देखना ना, मैग्निफिकेशन याद आता है मुझे माइनस v बाई यू मिरर वाले केस में, माइनस ध्यान दीजिएगा 1 बाई यू अपॉन 1 बाई v. कब? जब फॉर्मूला क्या था 1 बाई v प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई f. आपके पास अभी फॉर्मूला क्या आता है, म्यू आर बाई v माइनस म्यू आई बाई यू इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू आई बाई आर. मैग्निफिकेशन यहां जो देख रहे हैं माइनस म्यू आई बाई यू अपॉन म्यू आर बाई v. देखो तो क्या वैसा ही है? याद रखने के लिए क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू आई बाई यू न्यूमरेटर में और म्यू आर बाई v डिनोमिनेटर में. यहाँ एक काम और करिए थोड़ा सा साइन को मजेदार बनाने के लिए, कि जब आप ये लिखेंगे ना, ये हाइट लिखने के बजाय, हाइट लिखने के बजाय ये लिखिए. मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखिएगा. हाइट लिखने के बजाय ए बी म्यू आई 10i लिख रहे हैं, ए बी बाई ए पी और ए डैश बी डैश बाई ए डैश पी. और ध्यान दीजिएगा यहां पर लिख रहे होंगे ए बी ए बी नहीं, इमेज वाला था ना, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी. अब मैग्निफिकेशन लिखने के टाइम पे पहले इनके साइन के साथ रखो वैल्यू. ए डैश बी डैश के बदले क्या रखेंगे, माइनस एच आई, और ए बी के बदले क्या रखेंगे, प्लस एच ओ. तो दोनों तरफ जो माइनस आ रहा है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर आएगा ये एच आई बाई एच ओ, और इसको कह देते हैं मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा म्यू आई बाय म्यू आर, और ये माइनस नहीं रहेगा, मिरर में माइनस रहता था और लेंस में प्लस रहता था, तो प्लस वाला ये रहेगा फॉर्मूला v बाई यू. तो मिरर में, लेंस में हम लोग लिखते थे प्लस वाला फॉर्मूला,
लेंस के लिए याद करो प्लस वाला फॉर्मूला रहता था, ये प्लस वाला फॉर्मूला आ जाएगा m इक्वल्स टू म्यू आई बाई यू अपॉन म्यू आर बाई बी, म्यू आई बाई यू अपॉन म्यू आर बाई बी। तो लेंस से याद रख लो, लेंस वाला जो मैग्निफिकेशन था 1 बाई यू अपॉन 1 बाई बी, तो म्यू आई बाई यू अपॉन म्यू आई बाई बी, वैसे याद कर जाओ। तो ये मैग्निफिकेशन आ गया। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर कहानी कंटिन्यू। इस पे क्वेश्चन बहुत कम दिखता है, मुझे याद नहीं आ रहा कभी पूछा गया किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अपने बुकलेट में 100 क्वेश्चन बनाएंगे तो एक क्वेश्चन कहीं दिख जाएगा, 2 क्वेश्चन कहीं दिख जाएगा, लेकिन कंसेप्ट है तो सही, अप्रोक्सीमेशन के साथ आया हुआ, तो देख लेंगे तो ये याद रहेगा तो फायदे में है। चलिए फिर 7 बजे से भी हम लोग मिलते हैं। अभी के लिए यही तक। थैंक यू, बाय बाय।